गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं। ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर धीरूभाई अंबानी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरूभाई अंबानी का नाम उन कुछ बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। मिस्टर धीरूभाई अंबानी दुनिया की ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपना बड़ा नाम किया, बल्कि भारत को उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलवाई। एक गरीब खानदान में पैदा हुए धीरूभाई ने बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपनी कठिन मेहनत के बल पर उन्हें हकीकत में भी बदला। आइए जानते हैं भारत के सबसे सफल और बड़े बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के प्रेरणादायी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चौरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। उनकी मां जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन अंबानी एक साधारण टीचर थे, जिनके लिए अपने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ पाते थे। ऐसे में 4 और भाई बहनों के बीच धीरूभाई अंबानी का पढ़ाई करना काफी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर की कमजोर हालत को देखते हुए परिवार का गुजारा करने के लिए अपने पिता के साथ भजिया बेचने जैसे कुछ काम करने शुरू कर दिए। धीरूभाई अंबानी ने गुजरात की कोकिलाबेन से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। बेटों के नाम रहे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और बेटियों के नाम रहे नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू करा, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद उन्होंने गांव के पास ही एक धार्मिक और पर्यटक जगह में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये काम वहां आने जाने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय के लिए ही चलता था। बाद में धीरूभाई को अपना ये काम मजबूरन बंद करना पड़ा। वहीं किसी भी काम में सफल ना होने की वजह से उन्होंने अपने पिता की सलाह पर एक नौकरी करनी शुरू कर दी। तमाम असफलताएं मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रामनीत की मदद से यमन में नौकरी करने का फैसला करा। उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी करी
और करीब 2 सालों तक नौकरी करने के बाद वे अपनी कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद तक पहुंच गए। हालांकि वहां काम करने के दौरान भी वे हमेशा बिजनेस करने के अवसर तलाशते रहते थे। वे शुरुआत से ही बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। शायद उनका यही जुनून उन्हें आगे चलकर सफलता दिलाने वाला था। धीरूभाई अंबानी के बिजनेस के प्रति उनके रुझान का अंदाजा उनके जीवन में घटित इस घटना से लगाया जा सकता है कि जब वे शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति महीने के हिसाब से नौकरी करते थे, उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरूभाई वो चाय ना खरीद कर एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपये की चाय पीने जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की वह बातें सुन सकें और बिजनेस की बारीकियों को उनसे समझ सकें। इस तरह धीरूभाई ने अपने बड़े बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण करी और बाद में वह एक सफल बिजनेसमैन बनकर खड़े उतरे। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी के अंदर बड़े बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने यमन में प्रचलित चांदी के सिक्कों की गलाई लंदन की कंपनी में करनी ये जानकर शुरू कर दी थी कि चांदी के सिक्कों का मूल्य चांदी से ज्यादा होता है। वहीं जब इस बात की खबर यमन सरकार को लगी, तब तक धीरूभाई अंबानी अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। धीरूभाई अंबानी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को पार कर सफलता की असीम ऊंचाइयों को हासिल किया था। दरअसल धीरूभाई जब यमन में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान यमन की आजादी के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यमन में रह रहे भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में धीरूभाई अंबानी भी अपनी नौकरी छोड़ भारत वापस लौट आए। फिर बिजनेसमैन बनने के ख्वाब संजो रहे धीरूभाई ने इंडिया में ही बिजनेस करने का फैसला कर लिया। हालांकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए निवेश करने की बहुत जरूरत होती है, पर धीरूभाई के पास बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त रकम नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की शुरुआत करी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हुए उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस से करी थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। शुरुआती दौर में बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी का इरादा पॉलिएस्टर यार्न को इंपोर्ट करने और मसाले एक्सपोर्ट करने का था। इसके साथ ही आपको बता दूं कि रिलायंस कॉर्पोरेशन का पहला ऑफिस नरसिम्हा स्ट्रीट में बना था, जो कि महज 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा था, जिसमें सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरू में उनके पास केवल 2 सहकर्मचारी थे और उनके काम में उनकी मदद करते थे। दरअसल धीरूभाई अंबानी और चंपक लाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपक लाल के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस को आगे बढ़ाया। दरअसल चंपक लाल एक सतर्क व्यापारी थे और उन्हें सूद बनाने के माल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि धीरूभाई अंबानी को रिस्क उठाने वाला व्यापारी माना जाता था। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने सूद के व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और पॉजिटिव सोच के साथ अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। धीरूभाई अंबानी को पहले से ही माल की कीमत बढ़ने की उम्मीद थी और उससे उन्होंने जो मुनाफा कमाया वो उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी अच्छा था। साथ ही धीरूभाई अंबानी को कपड़े के व्यापार की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इस व्यापार में अच्छे मौके मिलने की वजह से उन्होंने 1966 में अहमदाबाद के नरोदा में एक बिजनेस मिल की शुरुआत कर दी, जहां पर कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और फिर धीरूभाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल रखा। आपको बता दूं कि इस ब्रांड का नाम विमल धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था और इस ब्रांड का पूरे भारत में जमकर प्रचार प्रसार करा गया। वहीं धीरे धीरे विमल ब्रांड भारत के छोटे छोटे इलाकों में भी घर घर में एक हाउसहोल्ड नाम बन गया। साल 1975 में विश्व बैंक की टेक्नीशियन टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल्स के निर्माण का दौरा किया और उसे विकसित देशों के मानकों से भी अच्छा बताया। फिर 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का निर्माण करने का लाइसेंस सरकार से ले लिया और इसके बाद लगातार धीरूभाई अंबानी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने फिर कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट भी धीरूभाई अंबानी को ही जाता है। आपको बता दूं कि जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया था,
तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई अंबानी गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीणों को हासिल करने में सफल रहे कि जो उनकी कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर खूब मुनाफा होगा। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। आपको बता दूं कि इसमें मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रिटेल, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कैपिटल मार्केट्स और लॉजिस्टिक्स भी शामिल हैं। वहीं अब धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे नए मौकों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से धीरूभाई अंबानी ने महज चंद पैसों से इतनी विशाल रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी। एक कमरे से शुरू हुई इस कंपनी में साल 2012 तक करीब 85,000 कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी और 2012 में संपत्ति के हिसाब से दुनिया की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी को एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। ये बात तो साफ है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए धीरूभाई अंबानी ने काफी आलोचनाओं को भी झेला था। उन पर अपनी जरूरतों के हिसाब से सरकारी नीतियों को बदलवाने के भी आरोप लगे थे। यहाँ तक कि यह भी कहा गया था कि कॉम्पिटिटर्स को भी सरकारी नीतियों के सहारे से मात दे दी गई थी। लेकिन धीरूभाई अंबानी के खिलाफ एक भी इल्जाम साबित न हो सका और वे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी को 24 जून 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 6 जुलाई साल 2002 में भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके व्यापार को उनके बेटे मुकेश अंबानी ने बेहद कुशलता पूर्वक संभाला। यही नहीं, आज वह भारत के सबसे धनी और विश्व के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है। और मैं आपको बता देता हूं कि धीरूभाई अंबानी को कई बड़े बड़े अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था। व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2016 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के रूप में पद्म विभूषण सम्मान के साथ सम्मानित करा गया। वहीं जिस तरह धीरूभाई अंबानी ने तमाम संघर्षों को झेलकर अपने जीवन में असीम सफलताएं हासिल करी और बाकी सभी के लिए उन्होंने एक मिसाल पेश करी, वो वाकई तारीफ के काबिल है। धीरूभाई अंबानी ने कहा था कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी धीरूभाई अंबानी की। अगर आपको हाँ भाई, वर्क कर गया ना सारा, क्लियर है? कुछ फ्रेम बना, फ्रेम वैसे 80% तो बन गया होगा आपके दिमाग में। अब जब फ्रेम बन गया तो इस फ्रेम को अपन पढ़ लेते हैं। ये जो सारी कहानी थी इसको एक पेपर पे लाए हैं। बुक्स आपके पास होगी, बुक खोलो भाई, भेज दी थी मैंने। फुट लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। हाँ, इधर से वॉइस आ रही है ना तुम्हारे पास में? तनिष्क, वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है ना? हाँ, ठीक है। चलो अब सुनो, शेयर कर लो एक बार, बाद में लास्ट पर लेना। अभी शेयर करो, लास्ट में लेना। सुनो, क्लास का टाइमिंग आज 2 दिन 5 बजे का है। हाँ, बाकी ठीक। हाँ, बैठ जाओ अभी तो बैठ जाओ। हाँ, करें, स्टार्ट करें। अब सुनो, अपन लोगों ने पूरा धीरूभाई अंबानी को देख लिया अच्छे से। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब सुनो, सबसे पहले, हाँ नहीं, अब सुनो, इधर देखो, आपको सबसे पहले एक चीज लर्न करनी है। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेन चीजें लर्न कर लो। डेट्स लर्न करो। डेट तुम लर्न करोगे, एग्जाम में लिख के आओगे ना, सामने वाला घूमेगा, क्योंकि हर कोई आदमी डेट लिखता ही नहीं। अब सबसे पहले अपन चलते हैं धीरूभाई अंबानी का। लास्ट क्लास में मैंने मित्तल किया था, आपने किया था जीआरडी टाटा। कब जन्म हुआ था जीआरडी टाटा का? 04 में। धीरूभाई अंबानी उससे छोटा है एज में, 1932। देखो, इधर आ जाओ। हाँ भाई, यहाँ पे देखो, धीरूभाई अंबानी दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, धीरूभाई हीरालाल अंबानी। पूरा नाम क्या था इसका? धीरज लाल हीरालाल अंबानी। दिखाई दे रहा है आपको? हीराचंद अंबानी। ठीक है, निकनेम क्या था? धीरूभाई। ठीक है, प्रोफेशन में इंडियन बिजनेस। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बोलो फटाफट। ठीक है, और जो सिटी थी जहां बर्थ था, चोरवाड़, गुजरात, इंडिया। ठीक है, और याद है 6 जुलाई 2002 को एक्सपायर हो गए थे। डेट ऑफ प्लेस कहाँ थी? मुंबई, महाराष्ट्र।
और क्या हुआ था, कैसे हार्ट अटैक आया था। पहले पैरालिसिस हुआ था, पैरालिसिस होके फिर साथ के साथ हार्ट अटैक आ गया था। पैरालिसिस में थोड़े दिन, हाँ अच्छा इधर से आ जाओ। एज कितनी, मतलब ज्यादा नहीं जिया। और जब आदमी मेहनत करेगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो अपनी बॉडी पे डेप्रेशन, तो पैसे टेंशन वेंशन में जीता। हाँ भाई अब सुनो, इधर आ जाओ। देखिए इसमें है ना, ये बंदे की एजुकेशन देखो, और सब छोड़ो, एजुकेशन देखो आप, 10th पास। मतलब बोलते ना IIM अहमदाबाद जाएंगे, फिर MBA करेंगे, फिर बिजनेस करेंगे, यहाँ 10th पास देखो आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, नेशनलिटी इंडियन ये सब हो गया, स्कूल वगैरह इसको छोड़ो, अभी आऊंगा मैं इसके ऊपर, वापस आऊंगा, इसको एक बार छोड़ दो। इधर से चलते हैं भैया, अब यहाँ से अवार्ड्स वगैरह भी करेंगे, वापस आऊंगा अवार्ड्स के लिए, छोड़ दो उसको। मैरिज कब हुई थी? 1955, देखो ये रहा मैरिज डेट। और साथ के साथ में कोकिला बेन अंबानी, पता है आप लोग को? ठीक है, बेटों में कोई दिक्कत नहीं है भैया। अनिल और मुकेश को जानते हो आप लोग अच्छे से, ठीक है। इधर से आ जाओ, अब सुनो सम लेसन अबाउट द फैक्ट्स ऑफ धीरू भाई अंबानी। अब यहां से देखना भैया, मेन चीज देखना, डिड नॉट स्मोक, ध्यान रखना, हाँ, डिड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। तो जो बड़े लोग है ना, ये इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, जो उतना बाप दादा का पैसा मिल जाता है जिसको, वो सब करता है, और जो खुद कमाता है ना, वो ऐसे काम नहीं करता है। आगे देखो, फादर क्या थे बोलो? टीचर। हाँ भाई, पॉइंट पॉइंट देखते जाओ। फादर टीचर थे, लिखोगे, स्कूल टीचर थे। इधर से आ जाओ भैया, ही स्टार्टेड हिज कैरियर विद सेलिंग चाट पकोड़ा। और कहां पे सेल किया था इसने? मॉस्क्यू में। मॉस्क्यू मतलब नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर सीजनल बिजनेस था वो, भाई फ्राइडे को चलता था बिजनेस ज्यादा, बाकी नहीं चलता था। ही लेफ्ट हिज स्टडीज, कब छोड़ दिया इसने? 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना भाई? लिख सकते हो ना, दिमाग में देखो, बैठाओ, वर्ड्स बैठाओ दिमाग में। 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी, चाट पकौड़े का बिजनेस करता था। फादर क्या थे? टीचर थे। अल्कोहल नहीं पीता था, स्मोक नहीं करता था। इधर आ जाओ, हाँ, सिगरेट नहीं पीता था। ये जल्दी याद रहेगा आपको, ठीक है। एट द एज ऑफ 16 इन 1955 ही मूव टू यमन, ठीक है, यमन चला गया था। कब चला गया था? 16 साल का यमन चला गया था। इज जस्ट हिज एल्डर ब्रदर राम निकल हु हैज वर्क इन एट दैट टाइम, मतलब उसके बड़े भाई ने उसको वहां पर बुला लिया था। कौन से साल में बुला लिया था? 16 साल के अंदर। इज द फर्स्ट जॉब ऑफ एडिन एज अ गैस स्टेशन अटेंडेंट, मतलब वही पेट्रोल पंप, वहां पे गैस भरता था। पेट्रोल पंप पे क्या भरता था? गैस भरता था। ही वॉज वर्क एज अ एयर बेस फॉर द सैलरी ऑफ 300। कितना रुपए मिलता था इसको? 300 रुपए इंडियन रुपीज में, हाँ, 300 रुपीज पर मंथ मिलता था। ही ऑल्सो बैक टू मुंबई। मुंबई कब आया बताओ ये वापस? 1957 में। एंड हैड 500 इंडियन रुपीज इन हिज पॉकेट। कितना पैसा था जेब में इसके? 500 रुपए, ठीक है। इधर से आ जाओ भैया, 1960 इज अ को फाउंडर ऑफ रिलायंस। 1960 में इसने यहाँ इंडिया आके अपनी रिलायंस कंपनी खोल दी, दिखाई दे रहा है आपको? कॉर्पोरेशन विद हिज ब्रदर चंपक लाल दमानी। बट चंपक लाल के साथ में थोड़े दिन क्या चली, इसकी पार्टनरशिप चली। और उसके बाद में चंपक लाल, एक्चुअल में हुआ क्या था मैं बताता हूँ, इसमें बताया नहीं इसने। एक्चुअल में चंपक लाल रिस्क नहीं लेता था, और ये क्या है, इसको बड़ा बनना है। याद है वो छोटा सा एग्जांपल देख लो ना, आपने सबने स्कैम मूवी देखी, स्कैम की वेब सीरीज देखी है। बोले इतना ले लिया तो मैं इतना, बोले इतना रिस्क, तो बोले मैं तो करूंगा। तो इसने क्या किया, इसने यान इकट्ठा कर लिया, और इसको कहीं से इंफॉर्मेशन आ गई थी यान की रेट बढ़ने वाली है। इनका जो यान का बिजनेस था, ये जो विमल, सबसे पहले बिजनेस में स्टार्ट क्या किया था इन्होंने? विमल शूटिंग स्टार्ट की थी इन्होंने। तो इसने यान इकट्ठा किया। तो इधर चंपक लाल इसको कह रहा है कि इसको मत कर तू इकट्ठा, अगर रेट डाउन हो गई ना तो करोड़ों रुपए का लॉस खाएगा। बोले मैं कह रहा हूं बढ़ेगी रेट। तो माना नहीं इस बात को, वो नहीं माना। तो पता है इसने क्या किया? इसने चंपक को बोला तू इस बिजनेस में अभी आए, कितने रुपए का हिसाब है तेरा? बोले इतने का। तो बोले ये पकड़ तेरा हिसाब निकल यहां से। उसको उसका पैसा देके पार्टनरशिप में से उसको क्या कर दिया? रवाना कर दिया। और बोले मेरे को पता है क्या करना है। उसने खूब सारा यान इकट्ठा किया और दबा दिया उसको, और एकदम से यान की रेट क्या हो गई? बढ़ गई। और वहां इसको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, वहां से इसको फाइनल प्रॉफिट होना शुरू हुआ। देखो, द मेन बिजनेस ऑफ रिलायंस कॉर्पोरेशन वाज टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस एंड इंपोर्ट पॉलिस्टर यार्न। क्या करता भैया? स्पाइसेस क्या करता था वो? एक्सपोर्ट करता था। और यान जिससे कपड़े बनते हैं भाई, एक तो होती है सूती कपड़ा, अरे वो यान नहीं, वो तो
भाई वो तो अपनी जापान जापान की हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिस्टर यान का मतलब है ये, हाँ, जिससे अपन क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। ये जो अपनी जितनी भी बनती है ना, स्विमिंग पूल के अंदर आप जाते हो पहन के कपड़ा, वो यान कपड़ा होता है। वो आप सोच रहे हो, सूती नहीं होता वो। इधर से आ जाओ। अब देखो, ही सेटअप, उसने अपना ऑफिस खोला, ठीक है। कहां पे खोला था भाई? मस्जिद बंदर, मुंबई। उसमें 2 टेबल थी और 3 चेयर थी और एक टेलीफोन था। और ये जो ऑफिस खोला गया था ना, ये 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा था। और कितने रुपए से ऑफिस खोला था इसने? 15,000 रुपए से ऑफिस खोला था। ठीक है भाई, ये सारी चीजें लिख के आनी है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वर्क कर जाएगा। उसके बाद में आता है इन 1965। देखो डेट वाइज चलना भाई। ये यहां पर 16 साल का कहां चला गया था, ये बताओ। हाँ तो हुई होगी तो शादी, शादी मेंशन नहीं की इसमें। हाँ, उसके बाद में इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में मुंबई कब आ गया वापस? 1957। हाँ, उसके अंदर 3 साल बाद इसने क्या खोल दिया? रिलायंस, ठीक है। 3 साल बाद में रिलायंस खोलने के बाद में 1965 में इसने पार्टनरशिप कब कब खोली थी रिलायंस, बताओ? 1960 में। 5 साल के अंदर अंदर इसने इसको रवाना किया। किसको रवाना किया? पार्टनरशिप ऑफ धीरूभाई एंड चंपकलाल हैज बीन एंडेड। 5 साल बाद में उसको बोला ये पकड़ तेरे पैसे। अगर वो पार्टनरशिप में रहता तो आज उसके भी बच्चे हैं ना, जैसे मुकेश और अनिल है वैसे ही होते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़ो उसको कितना ज्यादा नहीं, 6 लाख रुपए दिए थे। 6 लाख रुपए देके उसको रवाना कर दिया। हाँ चलो, हाँ अनिल अंबानी तो वो क्यों हुआ मैं बताता हूं। एक्चुअल में मुकेश अंबानी है ना, उसकी सोच थी धीरूभाई अंबानी वाली। अनिल अंबानी की सोच बहुत बड़ी थी। मुकेश अंबानी ने क्या बोला? पप्पा की कंपनी के हाथ नहीं लगाएगा। उसे साफ बोला, बोले पप्पा, पप्पा की कंपनी के हाथ नहीं लगाएगा। ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, एनर्जी का बिजनेस, तो कुछ सेलेक्टेड बिजनेस थे 3-4, वो पता है किसने लिए? 3-4 बिजनेस किसने लिए? मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी ने लिए। और बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, सारी कंपनियां कौन ले लिया? अनिल अंबानी। तो अनिल क्या है कि अनिल बड़ा मतलब वो था कि उसके दिमाग में थी कि ना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो जब लड़ाइयां हुई थी ना, उस लड़ाई में उसको ज्यादा मिल गया। बोला तू ले ले, पापा की कंपनी के हाथ नहीं लगाएगा। तो ये जो पापा वाली जो कंपनियां थी ना, बेस जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां थी, पेट्रोकेमिकल, क्रूड ऑयल निकालना, ये मोटा मोटा काम तो इसके हाथ लग गया। और वो लालच में बड़ी कंपनी ले गया। अब उसने क्या किया? उस पैसे से उसने मिसयूज बहुत किया। उसने फिल्म इंडस्ट्री में लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, जबरदस्ती इधर जगह जगह पैसा लगा रहे। और जो एग्जिस्टिंग धंधे हैं ना, उन पे ध्यान नहीं दे रहा। इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है, उल्टी सीधी जगह पैसा लगाया। कंक्लूजन क्या निकला? उसके एग्जिस्टिंग धंधे तो बंद हो गए और जहां जहां पैसा लगाया वो सारा पैसा डूब गया। न घर का रहा न घाट करा। दोनों को बराबर संपत्ति मिली थी। बट लास्ट में अनिल अंबानी क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। उसके बाद में जेल जाने की नौबत आ गई। तो मां ने बोला, कोकिला बहन ने, अरे जेल जाएगा यार, तेरा ही भाई है, इज्जत और खराब होगी, कर कर पैसा दे। 500 कितना कितना करोड़ का जो घोटाला था, उस घोटाले को खत्म किया। अब वो आराम से रह रहे बस, पर उसके पास कुछ भी नहीं है। अब देखो इधर आ जाओ, एग्रीमेंट कराया 10 साल का। कोकिला बहन ने, एक मिनट, कोकिला बहन ने, वो जानती थी अच्छे से कि भैया आज ये बिजनेस में अभी ऐसे लड़ रहे हैं ना, तो जिस दिन बिजनेस में आएंगे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो 10 इयर्स का एग्रीमेंट हुआ था कि 10 साल तक कोई भी एक दूसरे के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं आएगा, कंपटीशन में नहीं आएगा। कंक्लूजन क्या निकला? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कंक्लूजन क्या निकला इसका? लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि जो एक्चुअल में जो रिलायंस था ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो फोन आया था, ये पता है किसने लॉन्च किया था? अनिल ने लॉन्च नहीं किया था, मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया था। और ये सपना किसका था? मुकेश अंबानी का सपना था। ये जो कर लो दुनिया मुट्ठी में जो फोन था ना, 500 रुपए में दिया था, याद करो उस टाइम पे, रिलायंस, ठीक है, वो फोन का जो सपना था किसका था? और ये सारा काम मुकेश ने किया था। बंटवारे में एक कंपनी किसके हाथ लग गई? अनिल के हाथ लग गई। उसका दिमाग खराब, उसको वही फोन वाला बिजनेस दिख रहा था। तो अब वो 10 साल तक फोन का बिजनेस कर नहीं सकता, एग्रीमेंट कर रखे, कंपटीशन में नहीं आ सकता। तो वो चुपचाप धीरे 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 इंडिया को खोदना शुरू कर दिया और इंडिया में लाइनें बिछानी शुरू कर दी। लॉकडाउन में तो दबा के लाइनें बिछाई उसने, सारी लाइनें बिछा दी उसने। जो लाइनें बिछा रखी है ना, वो 20G तक की बिछा रखी है। अभी धीरे धीरे करके एयरटेल, वोडाफोन और BSNL खत्म होने वाले हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि इनके पास जो लाइनें बिछाई थी, इन्होंने बहुत पहले बिछाई थी लाइनें। अब इनकी लाइनें 4G से ऊपर जा ही नहीं सकती, 5G नहीं आ सकता इनका। हाँ
अरे आ गया, बट वो उसकी स्पीड नहीं आएगी जितनी इसकी जियो की आएगी। अब जियो ने अभी नए वायर बिछाए हैं, इसने 20G तक बिछा दिए, अभी बटन दबाएगा 5G कर दिया तुम्हारे सामने, अगले साल फिर बटन दबाएगा 6G कर देगा। ये नहीं कर पाएंगे, अब इनको पूरी लाइनें वापस खुदनी पड़े। कहने का मतलब एयरटेल, वोडाफोन और BSNL इसके कॉम्पिटिशन में अब नहीं आ सकते। अब वो समझ गया, 10 साल पूरे हो गए, जियो को लॉन्च कर दिया उसने चुपचाप। जैसे 10 साल पूरे हो गए, जियो को लॉन्च कर दिया। अब इधर आ जाओ टॉपिक पे आओ। इन 1955 द पार्टनरशिप ब्रेक, किससे बात पार्टनरशिप ब्रेक की? चंपकलाल दमानी से। As ended as a Dhamani decided to continue his polyester yarn business of the firm। अब इधर आ जाओ भैया। फिर उसके बाद में देखो 65 के बाद में अगले साल बिजनेस कब स्टार्ट किया था उसने? 60 में 57 में आया था, 60 में उसे बिजनेस स्टार्ट किया, 5 साल बाद रवाना किया। किसको रवाना किया? ठीक है। फिर उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर ही रीनेम्ड हिज कंपनी, और अपनी कंपनी का नाम क्या रख दिया इसने? रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड एस्टेब्लिश। और इसका जो मेन काम था क्या था? फैब्रिक मिल। और ये पता है क्या, गुजरात में ये पता है क्या करते थे? ये यान बनाते थे, धागा बना के, धागे से क्या बनाते थे? ये कपड़े बनाने शुरू कर दिए। और जो कपड़े बनाने का जो कंपनी था, जो ब्रांड था, उस ब्रांड का नाम क्या रखा गया? विमल, जो आज भी चल रही। उसे रेट हाई रखी थी, विमल क्वालिटी देता था और क्वालिटी के नाम पे रेट हाई रखता था। आगे देखो, इधर आ जाओ। इन 1968 धीरूभाई एक्सटेंडेड हिज कंपनी इन द टेक्सटाइल नेम विमल। और 68 में जस्ट उसके 2 साल बाद में इसने अपनी कंपनी को थोड़ा एक्सटेंड किया, और जो ब्रांड नेम रखी वो क्या रखी उसने? विमल रखी। ही इशूड हिज कंपनी एज अ फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर। अच्छा भैया, 68 के बाद कितने साल निकले? 10 नहीं है, 9 साल। 9 साल बाद में आईपीओ लेके आए। पहला आईपीओ था विच वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड 7 टाइम्स। समझ रहे हो? ओवर सब्सक्रिप्शन पता है ना भाई, जितना उसने इशू किया उससे 7 गुना लोगों ने ज्यादा पैसा डाल दिया उसके अंदर। ठीक है। इन 1985 इज रीनेम हिज, अब ये जो इसने नाम रखा था ना, क्या रखा था? रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। इसका नाम क्या कर दिया इसने? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले रिलायंस में चलता था क्या? देखो नाम क्या है, चेंज हो रहा है इसका नाम। देखो पहले क्या नाम था इसका, बोलो। रिलायंस, यहां पे दिखाई देगा आपको, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। जब से स्टार्ट किया था ना 60 में धंधा, तब से क्या नाम रखा था? उसके बाद में इसने अपना ऑफिस खोला साथ के साथ, और इसको रवाना किया 5 साल बाद में। और फिर 6ठे साल में इसने अपनी कंपनी का नाम क्या कर दिया? रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद 2 साल बाद में इसने विमल लॉन्च कर दिया। तुम एक डेट पकड़ो, फिर उसके साथ साथ 2 साल बाद में विमल लॉन्च किया। उसके बाद क्या किया इसने, बोलो? उसके 9 साल बाद में आईपीओ लेके आए। 9 साल के बाद में फिर क्या? देखो 1977 से 85 कितना हुआ, बोलो? 8 साल बाद में उसने फिर नाम चेंज किया, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से क्या कर दिया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया? 1968 में ही सफर अ स्ट्रोक, फिर 86 में, फिर ये जल्दी एक्सपायर भी हो गया। क्या हुआ? इसको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आने से इसका क्या हुआ पता है? स्ट्रोक आने से ये पैरालिसिस हो गया। इसका जो राइट साइड है ना, ये जो लॉन्च हुआ था ना फोन, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये उसके बाद आया था। ये दोनों भाई परेशान से हो गए, बोले पापा के क्या हो गया? तो पापा ने क्या बोला? बोले तुमको फोन लॉन्च करना है ना, मन है ना इसका, बोले इतना रेट गिरा दो, न एयरटेल न वोडाफोन जो आपकी टक्कर में आ सके। बोले 500 रुपए में दे दो फोन। तो बोले ठीक है 500 में दे दो। उसका नाम रखा, उसने बोला था ये बात, किसने बोला था? ये जब है ना बेड पे था ना, तब बोला था, बोले कर लो दुनिया मुट्ठी में, बोले यही नाम रख दो। बोले ये स्लोगन चल पड़ा। ये था ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो फोन आया था उसके बारे में। ही हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ रिलायंस टू हिज सन मुकेश एंड अनिल इन द सेम ईयर। और उसने फिर अब 1968 में क्या किया? मुकेश और अनिल को दे दिया सारा। अरे तो पैरालिसिस आ गया, हाथ टिका, आधा पैरालिसिस आया, पूरा मरा नहीं था वो। फिर 1991-92 यहां पर ये देखो, ये क्या स्टार्ट हुआ था? पेट्रोकेमिकल, सूरत में पेट्रोकेमिकल, जिसमें ये लोग क्या करते हैं? क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल बनाते थे। ये पेट्रोल पंप वगैरह खोले थे ना सब जगह जगह। 1996 रिलायंस बिकम अ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर टू बी रेटेड एज इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब अब ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, फॉरेन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो ये बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन एक कंपनी की कैसी है। उसको जो रेट मिली ना, क्या मिली बोलो? उसको फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर में मिल गया। इधर से आ जाओ भाई। फिर इन जून 2002 ही सफर अ स्ट्रोक। अब देखो यहां पर देखो, उसको ये पैरालिसिस आ गया था, और उसके बाद भी भाई पैरालिसिस हो गया इसको, बट काम कर रहा था ये। और ये कब तक करता रहा बोलो? 2002 तक।
ही सफर्ड अ मेजर स्ट्रोक, फिर इसको एक और स्ट्रोक आया, एंड ही एडमिटेड टू द बीच कैंडी हॉस्पिटल इन मुंबई। अब तो उन्होंने मुंबई में अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया, कोकिला बेन, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत जबरदस्त चलता है वो। इधर आ जाओ, आफ्टर बीइंग इन अ कोमा फॉर मोर देन अ वीक ही डाइड ऑन 6 जुलाई 2000। ठीक है, फिर आपको दिखाई देगा अ हिंदी फिल्म गुरु इज रिलीज इन 12 जनवरी 2007 which was based on the life of धीरूभाई अंबानी। हो जाए ना ये आपका अभिषेक बच्चन, तो जो गुरु मूवी है ना, ये गुरु मूवी इसकी बायोग्राफी को देख के बनाई गई। अगर तुमको टाइम मिले तो देख लो, गुरु मूवी देखने का टॉपिक ही कवर हो गया तुम्हारा। नींद में भी तुमको याद आएगा धीरूभाई अंबानी लिखना है तो तुम लिख दोगे आराम से, और इतना टाइम तो तुम्हारे पास है कि एक मूवी देख सकते हो। हाँ भाई, बोलो बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, और अब आती है बात किसकी? मैनेजमेंट प्रैक्टिस की। वो लिखने बीबीए कर रहे हो आप, तो टॉपिक कौन सा आएगा? मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और मैंने 12 पॉइंट लिखवाए थे आपको, वो 12 पॉइंट ऐसे कैसे चिपका देना, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिड़ला हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं मित्तल हो, सब पे वो 12 के 12 पॉइंट ऐसे कैसे चिपकेंगे। मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे, आप लोग को बताता हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये रे, ये 12 पॉइंट्स लिखवाए थे। 2 मिनट रुको। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दिखाई दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अरे भाई, सीधी सी बात है, जो जीरो से स्टार्ट होगा ना वो गरीब आदमी है। जो जीरो से स्टार्ट होगा वो क्या है? बोलो, गरीब आदमी। तो वो सबसे पहले पैसा मैनेज करना सीखेगा, तभी तो उसने धंधा मैनेज कर लिया। इतना बड़ा कैसे बन गया वो एक एक रुपए को मैनेज करता था, फालतू वेस्ट नहीं करता था। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब मैनेजमेंट प्रैक्टिस सब में ये कॉमन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अरे भैया, आप थोड़ी काम करते हो, आपके अंडर में इंप्लॉइज काम करते हो, उनको मैनेज करना आना चाहिए। क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उनको हायर करना है, उनको रिटेन करना है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनको ग्रूमिंग करना है, और नहीं काम करेगा तो निकालना है। ये सारा काम आपको आना चाहिए। ठीक है, बिजनेस लीडर, भाई आप जब इस लेवल पे खड़े हो, लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। ये पॉइंट सब में कवर होंगे। मैंने सारे जितने भी थे ना बुक खोल के सबके मिक्स करके बना दिए, ये सारे पॉइंट सब पे कवर हो। लीडरशिप होनी नहीं चाहिए। और बताओ, ट्रस्टीशिप। अरे विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इलीगल काम कर रहे हो और एम्प्लॉइज को पता लग गया, कस्टमर को पता लग गया, लोगों को पता लग गया, लोग बोले फर्जी आदमी है साला, खुद तो फंसेगा और हमको भी फंसाएगा, वो छोड़ के चले जाएंगे आपको। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? क्या बोलेंगे इस वर्ड को? बोलो, ट्रस्टीशिप। तो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? बताओ कौन होते हैं स्टेक होल्डर? जो कंपनी से लिंक रखते हैं, एम्प्लॉइज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, उसके बाद में शेयर होल्डर, कस्टमर, सब क्या है? सबको लगता है बोले यार ये गजब का आदमी है, ट्रस्ट पे काम करता है, इलीगल काम नहीं करता है। अडेप्टेबिलिटी। आप बिजनेस में देखो, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं, अपने बिजनेस को वैसे वैसे क्या करते जाओ? अडेप्ट करते जाओ, चेंज करते जाओ, अपडेट कर दो। चेंज फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के साथ अपने आप को चेंज करना है। स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, कस्टमर इज अ किंग। भाई स्ट्रेटजी में क्या है? कस्टमर किंग है। आप कस्टमर को सोचो क्या चाहिए उसको, उसके अकॉर्डिंग माल बनाओ। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? सोशल बिंग, याद है बताया था सोशल बिंग में हॉस्पिटल खोल दो, स्कूल खोल दो, तो पता है क्या होगा? मार्केट में आपकी रेपुटेशन बन जाएगी। बोले यार टाटा बढ़िया आदमी। टाटा ने, याद है पढ़ा था अपनी, उसने कैंसर हॉस्पिटल खोला। 75% लोग वहां पर जो कैंसर का इलाज करने आते हैं वो फ्री में करते हैं। तो क्या कर रहे हैं टाटा? बोलो, सोशल बिंग कर रहे हैं। आगे आ जाओ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मुकेश अंबानी नहीं बनना है अपने को, एंटीलिया का बड़ा सा घर नहीं बनाना है। सिंपल लिविंग, सिंपल मतलब चटाई पे सोऊंगा मैं, सोच बड़ी होनी चाहिए, पैसा हो। टाटा है ना, टाटा को देख लो, टाटा आज भी एक छोटे से घर में रहता है और उसके पास पैसा मुकेश अंबानी से बहुत ज्यादा है, बट फिर भी उसकी सिंपल लिविंग है और सोच क्या है? बड़ी है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, याद है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंप्लॉइज के साथ अच्छा करो, सबके साथ अच्छा करो, चीटिंग मत करो। इंटरेस्ट ऑफ एक्सीलेंस फॉर द फ्यूचर, क्राइसिस मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ वर्क इफेक्टिव। ये सारे के सारे पॉइंट लर्न कर लो। 10 पॉइंट भी चिपका के आओगे ना, हो गया। हाँ, टाइम पंक्चुअलिटी हो गया, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट और आएगा। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या? हो गया क्या? अब रुको यार।